हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। और इसका मैं बिल्कुल बेसिक पार्ट से शुरुआत नहीं करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का थोड़ा बहुत बेसिक आता होगा। क्लास 11th में हमने पढ़ा है, 12th में भी हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है। तो मैं आपको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में जेई मेंस एज वेल एज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी स्टेट इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वहां पर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ शॉर्टकट अप्रोच बताऊंगा, कैसे डिटर्मिनेंट की प्रॉब्लम्स को हम लेस देन 1 मिनट में सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे डिटर्मिनेंट्स में। ऑफकोर्स पहले हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। तो जो की पॉइंट्स है ना, सबसे पहले मैं की पॉइंट्स लिख देता हूं। की पॉइंट्स मतलब ऐसे शब्द जो हम डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस पे बार बार देखेंगे, है ना। तो वो की पॉइंट्स क्या क्या होंगे, देखिए। ऑर्डर होगा, ठीक है। उसके बाद आपका होगा साइमल्टेनियस साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तीसरा चीज जो आएगा साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ इक्वेशंस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चौथा आएगा आपका ट्राइवल सॉल्यूशन। पांचवा आएगा आपका नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। छठा आएगा कंसिस्टेंट, है ना, इसी तरीके से नॉन कंसिस्टेंट। सातवां आएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। और रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये सब कॉमन शब्द है ना, या ये आप बोल सकते हैं कि इन मतलब ऑर्डर या साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ट्राइवल सॉल्यूशन, ये जो मैंने 7-8 की पॉइंट्स लिखे हैं, इन्हीं की पॉइंट्स पर पिछले 10 से 12 सालों में जेई मेन ने सवाल पूछे, है ना। स्पेशली ये जो चीज है ट्राइवल सॉल्यूशन एंड नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये सब किस कैटेगरी में आता है। आपको साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए जाएंगे 2 वेरिएबल्स में, है ना। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। उसको हम डिटर्मिनेंट में कैसे, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे पेश करेंगे, और उसके बाद x1 y1 के वैल्यूज कैसे निकालेंगे। फिर वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा, उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेंगे या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेंगे। धीरे धीरे एक एक करके हम सारी बातें डिस्कस करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेई मेन इन पर्टिकुलर वहां के लिए जो इम्पोर्टेंट है ना। तो काफी आसान चैप्टर है डिटरमिनेंट, और काफी स्कोरिंग है। अलजेब्रा के कैटेगरी में आता है, ये अलजेब्रा के अंदर आता है। अलजेब्रा में 8 to 9 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन आपको डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस से मिलेगा, जो कि काफी आसान क्वेश्चन होगा, है ना। तो धीरे धीरे करके हम पहले बेसिक्स में भी मैं बिल्कुल आपके ना जीरो से स्टार्ट नहीं करूंगा। जो जो चीजें आपको ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई है वहां से मैं आगे लेके चलूंगा आपको, है ना। तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, उसके क्वेश्चन को सही करने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान हमें रखना है, वो एक एक करके मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करते हैं और डिनोट करते हैं डेल्टा से। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने लिखा है a1 b1 c1, सॉरी a1 b1 a2 b2, है ना। ये मैंने इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है मुझे, डिटर्मिनेंट। और इस डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना आता ही होगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू a1 b2 माइनस b1 a2। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं।
यहाँ पर ये A1 B1 A2 B2, ये A1 B1 A2 B2 आर कॉल्ड एलिमेंट्स, है ना। इन सबको हम क्या पढ़ते हैं, एलिमेंट्स। किसके एलिमेंट्स, डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स, है ना। A1 B1 A2 B2 आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये अरेंजमेंट जो होगा ना, ये वाला अरेंजमेंट इस तरीके से, दिस इज नॉन एज रो, है ना। इस अरेंजमेंट को, इस तरीके से अरेंजमेंट को रो बोलते हैं, और इस तरीके के अरेंजमेंट को कॉलम बोलते हैं, ठीक है ना। ये वाला अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियरली दिख रही है, इसमें दो रो है और दो कॉलम है। इस रो को मैं R1 नाम दे सकता हूँ, इसको R2 नाम दे सकता हूँ। इसी तरीके से ये कॉलम 1 जो हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजीज हमें पता होनी चाहिए। डिटर्मिनेंट के अंदर के इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं बेसिकली, उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स कैसे होते हैं भाई, एलिमेंट्स अरेंज होते हैं रो वाइज और कॉलम वाइज। रो वाइज इस तरीके से, कॉलम वाइज इस तरीके से। तो दो रो है, दो कॉलम है ना। तीसरी बात आती है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 2x2, है ना। ये कैसा डिटर्मिनेंट है, 2x2, है ना। 2x2 है, दो रो दो कॉलम। और ऑर्डर क्या हो गया इसका, ऑर्डर क्या है इसका, 2 ही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम 2x2 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो ये बेसिक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से एक और चीज जो हमने पढ़ी हुई है, मान लीजिए डिटर्मिनेंट का एलिमेंट्स इस तरीके से A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, है ना। ये हमें दे रखा है। तो अगर हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू, पहले हम A1 के अलोंग सॉल्व करेंगे। तो A1 के अलोंग जो मैं सॉल्व करूंगा, तो A1 के जो रो के सारे एलिमेंट्स हैं और कॉलम के सारे एलिमेंट्स को मैं हाइड कर दूंगा इस तरीके से, है ना। A1 के रो और कॉलम, है ना, इस तरीके से हाइड करूंगा। तो देखो क्या बचेगा, ये बचेगा। तो मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। तो ये सॉल्व होगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इस तरीके से। तो A1 के अलोंग जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, B2 C3 माइनस C2 B3, ठीक है। ये हो जाएगा A1 के अलोंग। इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए नेगेटिव, इसके लिए फिर अगेन पॉजिटिव। फिर माइनस B1 के अलोंग सॉल्व करूंगा, माइनस B1 के अलोंग सॉल्व करूंगा, तो ये मैं हाइड कर दूंगा। तो क्या बचेगा, A2 C3 माइनस, और फिर प्लस C1 के अलोंग सॉल्व करूंगा, प्लस माइनस प्लस, ऐसे सॉल्व करना। के अलोंग सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, A2 B3 माइनस B2 A2 B3। तो इस तरीके से हम 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, है ना। है ना, ये 2x2 था, ये 3x3 ऑर्डर, है ना। इसका ऑर्डर कितना है, 3 है। इसमें 3 रोज है ना। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम, है ना। डिटर्मिनेंट को इस तरीके से सॉल्व, दिस इज 2x2 डिटर्मिनेंट, दिस इज 3x3 डिटर्मिनेंट। दोनों डिटर्मिनेंट आपको बेसिक है ये, है ना, सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट आपका आता है माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट। अगेन मैं इसका बिल्कुल थ्योरेटिकल अप्रोच पे नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे माइनर एंड कोफैक्टर निकालते हैं 2x2 एंड 3x3 डिटरमिनेंट का। तो माइनर निकालना है मेरे को, तो अगर मुझे माइनर निकालना है तो हर एक एलिमेंट का माइनर, तो माइनर ऑफ A11 इसका माइनर मुझे निकालना है, तो इसके ऑपोजिट जो ये लगा हुआ है वही हो जाएगा। तो माइनर ऑफ A11 क्या हो जाएगा, B22, ठीक है। एक एग्जाम्पल के मीडियम से हम सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 3 4 6, है ना। तो माइनर ऑफ 2 क्या हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से माइनर ऑफ B12 क्या हो जाएगा, A21,
ठीक है ना। इसी तरीके से माइनर ऑफ A21 हो जाएगा B1, ठीक है, बहुत ही आसान है, ठीक है। और इसी तरीके से माइनर ऑफ B22 हो जाएगा A11, है ना। ये तो 2 क्रॉस 2 का तो बहुत ही आसान होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनर, ठीक है। अब साथ ही साथ इसका कोफैक्टर भी निकाल लेते हैं। अब देखते हैं कोफैक्टर ऑफ A11। सो A11, तो इसमें आपको क्या करना है, -1 की पावर इन दोनों का एडिशन, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हाँ, इनटू B2, बस एज इट इज। ये हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ A11, ठीक है। इसी तरीके से कोफैक्टर ऑफ B12 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2 इन दोनों का एडिशन इनटू A21। इसी तरीके से कोफैक्टर ऑफ A21 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 1 इनटू अच्छा हमने B12 किया था। माइनर ऑफ A11 इज -1 की पावर 2 इनटू B22, -1 की पावर 1 + 2 इनटू A21, -1 की पावर 2 + 1 इनटू B12। इसी तरीके से ये हो जाएगा माइनर ऑफ ये कोफैक्टर ऑफ B22 इज -1 की पावर 2 + 2 इनटू B, ठीक है। इस तरीके से हम कोफैक्टर निकालते हैं, ये भी हमने पढ़ा है ना। तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का माइनर एंड कोफैक्टर निकालना बहुत ही आसान है। 3 क्रॉस 3 चैलेंजिंग होगा, तो 3 क्रॉस 3 में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगेन ये हमें पता होना चाहिए, मेरे हिसाब से जेईई मेन में तो ये इस तरीके से माइनर और कोफैक्टर पे आज तक सवाल पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, है ना। तो 3 क्रॉस 3 डिस्कस कर लेते हैं, ये थोड़ा इधर करते हैं ना। तो मान लीजिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये एक डिटरमिनेंट दे रहा है ना। इसका मुझे माइनर एंड कोफैक्टर निकालना है, तो एक एक करके देखो। माइनर ऑफ A11, इसका माइनर क्या हो जाएगा, तो जैसे मैं डिटरमिनेंट को सॉल्व करता हूं वैसे, तो माइनर ऑफ A11 क्या हो जाएगा, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, है ना, ठीक है। सो माइनर ऑफ A11 इस तरीके से आ जाएगा। माइनर ऑफ A11 इज नथिंग बट द डिटरमिनेंट ऑफ दिस, है ना। मैं आपको एक बताता हूं, बाकी फिर आप कॉमन सेंस निकाल लेना। फिर कोफैक्टर ऑफ A11 क्या हो जाएगा, देखो कोफैक्टर ऑफ A11 क्या हो जाएगा, -1 की पावर, ये जो 1 की बात हो रही है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इनटू जो भी माइनर आया है इसका, है ना, जो भी A11 का माइनर आया, मतलब ये एज इट इज, इनटू ऐसे लिख देता हूं, चलिए A22, A23, जो भी कैलकुलेशन आई है A32, A33, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अच्छा मैं सारे नहीं करवाऊंगा, एक और पकड़ते हैं, कोई भी पकड़ते हैं। चलिए इस बार मैं A32 को पकड़ते हैं ना। सो माइनर ऑफ A32 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 32 के रो कॉलम को छुपा दूंगा, तो 32 के रो कॉलम को छुपा दूंगा, तो ये ऐसा दिखेगा ना, ये हाइड हो गया, ये हाइड हो गया, तो ये बचेगा, है ना। तो माइनर ऑफ A32 क्या हो जाएगा, A1, A11, A23, है ना, ऐसा डिटरमिनेंट बन जाएगा, ऐसा देखो। माइनर ऑफ A32 निकाल रहे हैं, इसका माइनर निकाल रहे हैं, तो मैं ये छुपा दूंगा और ये छुपा दूंगा, तो ये बचेगा ना, ऐसा बचेगा। A11, A13, है ना, A21, A23, ये तो हो जाएगा इसका माइनर। और इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, A32 का, इसका कोफैक्टर हो जाएगा -1 की पावर 3 + 2, है ना, जिसकी बात हो रही है, 3 + 2 जो कि 5 हो जाएगा, इनटू ये एज इट इज, ठीक है, इनटू एज इट इज A11, A13, A21, A23, है ना। तो ये हो गया माइनर एंड कोफैक्टर। इस तरीके से निकालते हैं हम सारे एलिमेंट्स, है ना।
होप समझ में आया होगा, ये आपने पढ़ा भी होगा, है ना। सो माइनर एंड कोफैक्टर पे बेसिकली सवाल पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक बेसिक्स में मैंने आपको बताया डिटर्मिनेंट कैसे डिनोट करते हैं, 2x2 डिटर्मिनेंट, 3x3 डिटर्मिनेंट, रो एंड कॉलम, और साथ ही साथ माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है। तो चलिए इसमें बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करते हैं जो शॉर्ट ट्रिक से होगी, मैं आपको कन्वेंशनल तरीका नहीं बताऊंगा उसका, है ना। क्वेश्चन देखते ही कैसे उस क्वेश्चन को हम इन लेस देन 90 सेकेंड्स कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, तो चलिए एक एक करके उन क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है b + c a + b a, c + a b + c b, a + b c + a c, है ना। और चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो सवाल भी एबीसी के फॉर्म में है और ऑप्शंस भी एबीसी के फॉर्म में है। तो अगर इस प्रकार का सवाल आता है तो हम बिना प्रॉपर्टी यूज किए कैसे इसको 30 या 60 सेकंड में, 1 मिनट में कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, है ना। हालांकि अभी मैंने प्रॉपर्टीज डिस्कस की कराई है, अगले लेक्चर में आपको एक एक करके प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा जो हमें इंपॉर्टेंट है, जो याद रखनी है। लेकिन ये इस टाइप के सवाल बिना प्रॉपर्टी बिना दिमाग लगाए कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे, तो आप इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3 मान लीजिए, है ना। जैसे आपने a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3 माना। अच्छा ये मैं कब कर सकता हूँ, ऑप्शंस भी एबीसी के फॉर्म में है ना, तो मैं हिट करा सकता हूँ चेक करके बाद में। तो आगे डिटर्मिनेंट ऐसा दिखेगा, b + c लिखा हुआ है सबसे ऊपर, तो 2 + 3 5 हो जाएगा, c + a मतलब 3 + 1 4 हो जाएगा, और a + b 3 हो जाएगा, है ना, ऐसा। फिर अगेन a + b मतलब 3 है, b + c मतलब 5 है, और c + a मतलब 4 है, और a b c का मतलब 1 2 3 है। इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लीजिए। इस डिटर्मिनेंट को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 5 इन ब्रैकेट 5 3 जा 15, 15 - 8, 15 - 8 जो है 7 आ जाएगा, है ना। 15 - 8 फिर आएगा -3, -3 के अलावा जब मैं सॉल्व करूंगा तो 4 3 जा 12, 12 - 6 6, फिर +1, 4 4 जा 16, 16 - 15 वही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 5 जा 35, 35 - 18 +1, तो 35 + 1 36, 36 - 18 18 आएगा, है ना। अब आपको देखना है चारों ऑप्शन में से 18 किससे आ रहा है ना। तो देखो पहला ऑप्शन a + b + c मतलब 1 + 2 + 3 6 आएगा, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। अरे तीनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा ना यार, हमें चाहिए 18। फिर 1 + 2 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36, ये भी गलत। फिर 1 + 2 + 3 6, 6 का क्यूब 216, ये भी गलत। तो यही सही होगा, है ना। a³ + b³ + c³, तो 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब कितना आ जाएगा भाई, 1 का क्यूब 1 + 2 का क्यूब 8 + 3 का क्यूब 27 माइनस 3 टाइम्स ऑफ abc, तो 3 टाइम्स ऑफ this into this into this, 3 to the 6 1 the 6, 3 6 है। तो 1 + 8 + 27 that is 36 minus 18 is equals to 18, करेक्ट। तो डी ऑप्शन आ जाएगा, है ना। ठीक है, बहुत ही आसान है। एबीसी मानो कुछ 1 2 3, आप 100 200 300 मत मान लेना, या 1 लाख 2 लाख 3 लाख मान दो। जितना बड़ा मानोगे उतने ही घंटे में जाओगे उतना ही लंबा टाइम लगेगा ना। छोटी छोटी वैल्यूज मानिए आप एबीसी की, ताकि आपको ऑप्शन फिट करने में ज्यादा टाइम न लगे, है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चंस अपन लेते हैं जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कराने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। डिटर्मिनेंट एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर का भी टेस्ट हो सकता है, सीक्वेंस सीरीज का भी टेस्ट हो सकता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में के रूप में भी आ सकता है, क्वाड्रेटिक के रूप में भी आ सकता है ना। तो डिटर्मिनेंट आपको बहुत जगह फंसा सकता है ना। बेसिकली फंसाना मतलब यहाँ पर आपको ना जो मैनर ऑफ आस्किंग मतलब किस तरीके से वो पूछ सकते हैं डिटर्मिनेंट का सवाल, तो वो उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज का भी एंगल जोड़ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में, और यहाँ पे दे रखा है ये x + आयोटा y के फॉर्म में, तो x बताइए y बताइए, है ना। तो बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं, है ना। अलग अलग एंगल्स क्रिएट करके ये आपको पूछ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आ सकता है, बहुत अलग अलग एंगल से सवाल आ सकते हैं डिटरमिनेंट। तो हमें सब अच्छे से आना चाहिए, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज,
स्पेशली हमने क्लास 11 में जो पढ़ा था ना डिटरमिनेंट मतलब सॉरी सीक्वेंस सीरीज पढ़ा था, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, फैक्टोरियल नोटेशंस, इन सब के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। देयर ओनली विल बी एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस ऑफ डिटरमिनेंट, है ना। तो यहां पर डिटरमिनेंट हमें दे रखा है और डिटरमिनेंट के अंदर इमेजिनरी नंबर दे रखा है। तो देखिए बिना शॉर्टकट लगाए पहले तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, है ना। तो सबसे पहले 6 आयोटा के अराउंड सॉल्व करूंगा, तो 6 आयोटा के अराउंड सॉल्व करूंगा तो 3 आयोटा इनटू आयोटा इज 3 आयोटा स्क्वायर, है ना, माइनस 3, तो इट विल बिकम +3, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन आएगा, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो +3 आयोटा आ जाएगा, +3 आयोटा, 4 इनटू आयोटा इज 4 आयोटा, -20 विल बिकम +20, ऐसा। फिर +1 आएगा, +1 के अलाउंड सॉल्व करूंगा तो 4 3 जा 12 -60 आयोटा इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। अब क्लास 11 में हमने जो पढ़ा था ये हमें पता होना चाहिए, आयोटा तो आयोटा ही होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा होता है, एंड आयोटा रेज़ टू 4 का वैल्यू 1 होता है ना। और अगर हायर पावर निकालनी है तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आयोटा की पावर 4n यानी 4 की पावर में जो भी नंबर आता है अगर वो आयोटा की पावर में है तो वो भी 1 होगा, और अगर 4 की पावर में नहीं आता तो उसको ब्रेक करके लिख देंगे, है ना। अच्छा, ये तो सब 4 के अंदर ही आयोटा। अच्छा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 3 आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, -3 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -3 + 3 तो कैंसिल ही हो गया, 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज 0, है ना, तो ये तो 0 हो जाएगा भाई, है ना, ये हो गया 0। अब आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए 3 आयोटा into 4 आयोटा is 12 आयोटा स्क्वायर, 3 आयोटा into 20 is 60 आयोटा plus 12 minus 60 आयोटा is equals to x plus आयोटा। चेक कर लीजिए ऐसे दे रखा है। अब वापस देख लीजिए 12 आयोटा स्क्वायर is -1, -1 into 12 is -12, 12 से कट गया -12 और 60 आयोटा से कट गया -60 आयोटा, ये 0 आ गया, तो 0 इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 ही है, मतलब 0 + 0 आयोटा लिखा हुआ है, कंपेयर करेंगे ना तभी तो x y बताएंगे। अगर आप स्मार्ट हो तो डायरेक्टली बता सकते हो x 0 y 0, और अगर नहीं दिख रहा है तो 0 को लिखो 0 + 0 आयोटा, मतलब इस फॉर्म में। ऑन कंपैरिजन वी कैन सी दैट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, x का वैल्यू भी 0 y का वैल्यू भी 0, है ना। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर देंगे, है ना। तो काफी आसान क्वेश्चन था। एक दो क्वेश्चन हम और आज के लेक्चर में सिर्फ मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो हम डायरेक्टली डिटरमिनेंट को सॉल्व करके इजीली निकाल सकते हैं, है ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर दी, सेकंड क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दिया, है ना। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रॉपर्टीज एंड साइमल्टेनियस लीनियर ऑफ इक्वेशन, है ना, कैसे लीनियर ऑफ इक्वेशन के मतलब अगर सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस आते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आते हैं, तो उसमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी, इन सब शब्दों का बार-बार इस्तेमाल होता है और बेसिकली सवाल वहीं से बनता है। लेकिन आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था डिटरमिनेंट पे, तो हम आज डिटरमिनेंट पे बेस्ड इजी प्रॉब्लम्स जो जल्दी से हो जाएंगे, है ना, उस टाइप की प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिटरमिनेंट के अंदर ओमेगा दे रखा है ना, 1 ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 5 ओमेगा की पावर 7 ओमेगा की पावर 8 1 ओमेगा की पावर 11 1 एंड ओमेगा की पावर 13। अच्छा, ओमेगा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में मैंने आपको बताया था, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 का क्यूब रूट जब हम निकालते थे कॉम्प्लेक्स नंबर में, मैंने आपको ये सब बताया था ना। तो x का क्यूब अगर 1 है तो x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0 हम लिख सकते थे। अब a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x या तो 1 होगा या x माइनस 1 अगर 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा, और अगर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 0 होगा तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, है ना, प्लस माइनस, है ना। तो ये सब हमने क्लास 11 में डिस्कस किया, -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 एंड -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2।
अगर इसका नाम अल्फा है और इसका नाम बीटा है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा और इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा। ये सब मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 में पढ़ा चुका हूं, है ना। और इसी रूट को हम क्या बोल सकते हैं, इसी रूट को हम बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा मतलब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, कॉम्प्लेक्स मतलब क्योंकि यहाँ इमेजिनरी नंबर है तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1 होता है ना, तो 1 का क्यूब रूट क्या क्या आया, ये आया और खुद 1 आया, है ना। क्योंकि देखो पावर 3 है तो 3 रूट्स आएंगे, एक रियल 2 इमेजिनरी, है ना। खैर हम यहां तक जाने की बात की तो मैंने आपको एक ब्रीफ रिवीजन करवाया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम ऐसे निकालते थे। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा ना तो ये मिलेगा मुझे, अल्फा का स्क्वायर जो होगा वो बीटा होगा, सिमिलरली बीटा का स्क्वायर अल्फा होगा। इसलिए 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा और अल्फा क्यूब इक्वल्स टू 1 होगा, है ना। अगर अल्फा के टर्म्स में लिखना है मतलब 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर क्या है, बीटा। तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0 है, और अल्फा का क्यूब यानी दोनों रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो ध्यान देने वाली बात ये है, तो इसी तरीके से, और अल्फा क्या है, अल्फा इज ओमेगा ओनली, है ना। तो एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ओमेगा का शब्द जैसे आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0 एंड ओमेगा का क्यूब इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। और अगर हायर पावर निकालनी है तो याद रखिए कि 3 के पहाड़े में जो भी आता है, 3 के पहाड़े में जो भी आएगा उसका वैल्यू भी क्या होगा, 1 ही होगा, है ना। ओमेगा की पावर 3n हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ओमेगा की पावर 3n मतलब 3 का कोई भी मल्टीपल है तो 1 है ना। हायर पावर ऑफ ओमेगा हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अब इसको छोटा कर देते हैं डिटरमिनेंट, 1 की जगह तो 1 ही लिखता हूं। ओमेगा की पावर 4, तो बताइए 4 को मैं लिख सकता हूं 3 प्लस 1, यानी ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। जिसमें से ओमेगा क्यूब मुझे पता है 1 होता है, तो 1 इंटू ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा। तो ओमेगा की पावर 4 बन गया ओमेगा। इसी तरीके से ओमेगा की पावर 5 कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। 5 को मैं लिख सकता हूं 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर, है ना, ऐसा हो जाएगा। इसी तरीके से ओमेगा की पावर 7 को कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 7 को लिख सकता हूं 6 प्लस 1, तो ओमेगा 6 इंटू ओमेगा, क्योंकि 6 क्या है, 3 का मल्टीपल है तो ये डायरेक्ट 1 हो जाएगा, 1 इंटू ओमेगा इज ओमेगा, है ना। ओमेगा की पावर 8, 6 प्लस 2, 6 1 हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, 1 ही होता है। ओमेगा की पावर 11, 9 प्लस 2, 9 3 की टेबल में आता है, 1 हो जाएगा और 2 बच जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 1 ही होगा। और ओमेगा की पावर 13 मतलब 12 प्लस 1, 12 3 की टेबल में आता है यानी 1 और ओमेगा बच जाएगा, ठीक है। ये बचा आपके पास डिटरमिनेंट, है ना। अब देखिए अब आगे क्या अप्रोच करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो आगे इसको सॉल्व करने के लिए मैं देख सकता हूं, ये देखो, हालांकि मैंने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाई है लेकिन ये ऐसा बनता हुआ, मैंने अभी आपको बताया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। तो क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन रहा है, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, देखो, है ना, ये कॉलम 1 का पहला एलिमेंट, है ना। तो मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पर C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस 3, है ना। तो अगर मैं ये अप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा ही रहेगा, ये ओमेगा स्क्वायर रहेगा, ये अगेन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर, ये 1, ये अगेन ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 1, ये ओमेगा, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। और मुझे पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 हो जाता है भाई, समझ में आया ना। हमने क्या करा, दिस टेंड्स टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस प्लस दिस, है ना, ऐसे। तो ये चीज हो जाएगी 0 ओमेगा स्क्वायर, 0 ओमेगा स्क्वायर 1, 0 1 ओमेगा। अब याद रखिएगा आप ये चीज, अगर किसी डिटरमिनेंट की पूरी एक रो या एक कॉलम सारे एलिमेंट 0 है, देखो 0 0 0, अगर कभी ऐसा 0 0 0 का ऐसा मिल जाए या इस तरीके से मिल जाए तो वो पूरे डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन क्या आने वाली है, 0 ही आने वाली है। आप चाहो तो सॉल्व भी करोगे, 0 जो पाओगे दिस इनटू दिस 0,
0 0 है ना। तो चाहे 0 0 0 ऐसा हो रो वाइज, चाहे कॉलम वाइज हो, चाहे बीच में हो, चाहे बीच के कॉलम में, तीनों एलिमेंट 0 यानी आंसर डायरेक्टली 0। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 0 आंसर आ जाएगा, है ना। आई होप समझ में आया होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, इजी था, कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन था, बट आपको यहाँ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर के, है ना, तब जाके आप ये सवाल सॉल्व कर पाओगे, है ना। अदरवाइज इट विल बिकम अ लिटिल बिट डिफिकल्ट अगर आपको ये सब नहीं पता होगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में मेन कैच क्या था, इन तीनों को जोड़ के, है ना, इनके फर्स्ट सेकंड थर्ड एलिमेंट्स को 0 बनाना। जैसे ही 0 बन गए, पूरी रो 0 बन गई, पूरी रो 0 बन गई, तो डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल में a प्लस बी प्लस सी पाई दे रखा है, डिटरमिनेंट पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। अब a प्लस बी प्लस सी पाई दे रखा है हमें, मतलब तीनों एंगल्स का जोड़ 180 है। तो आप क्या करो, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करो इसमें। तो शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे? तीनों एंगल्स मान लो, तीनों का कुछ कुछ मानो, कुछ एंगल मानो, और तीनों का जोड़ 180 होना चाहिए। आप चाहो तो 90 45 45 मान सकते हो, 60 60 60 भी मान सकते हो, जो मर्जी हो मानो, है ना। तो मैं मान लेता हूँ a को 60, बी को भी 60, सी को भी 60, है ना। ए बी सी तीनों मैंने 60 60 60 मान दिया, तीनों को जोड़ के पाई आता है 180। अब देखिए, अब मैं डिटरमिनेंट को सॉल्व करता हूँ। तो साइन ए प्लस बी प्लस सी यानी साइन पाई, साइन पाई यानी साइन 180, साइन 180 मतलब 0, डायरेक्ट लिखने वाला हूँ मैं 0। साइन बी मतलब साइन 60, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, है ना। कॉस सी मतलब कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू होता है हाफ, ठीक है। माइनस साइन बी, माइनस साइन बी का मतलब हो गया -√3/2, ठीक है। 0 का मतलब 0 होता है। tan a मतलब tan 60, tan 60 का मतलब होता है √3, ठीक है। cos a प्लस बी, cos a प्लस बी का मतलब हो गया cos 120 डिग्री, और cos 120 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, cos 120 को लिखने का तरीका cos 180 माइनस 60 दैट इज माइनस cos 60, एंड माइनस cos 60 का मतलब माइनस हाफ, है ना। तो cos a प्लस बी हो गया माइनस हाफ। माइनस tan a, माइनस tan a का मतलब हो गया माइनस tan 60 मतलब माइनस √3, ठीक है। और 0 का मतलब 0, ये हो गया। अब इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे, व्हाटएवर द आंसर वी आर गेटिंग इज देयर वी हिट फॉर द ऑप्शन, है ना। तो 0 के अलाउंस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 ही आने वाला है। इसके अलाउंस सॉल्व करूंगा तो -√3/2 ब्रैकेट लगाऊंगा, this into this is 0, देखो this into this is 0 माइनस this into this is -√3/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस √3/2 आएगा यहाँ पे, है ना। चेक कर लीजिए, वापस से देखो, ये इसके अलाउंस सॉल्व करते हैं तो नेगेटिव लगाऊंगा, this into this is 0 माइनस माइनस प्लस, है ना। और लास्ट में प्लस 1/2 के अलाउंस सॉल्व करूंगा, तो प्लस 1/2 के अलाउंस सॉल्व करूंगा, तो this into this कितना हो जाएगा भाई? ध्यान से देखो, √3/2 का नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3/2, है ना। इसके अलाउंस सॉल्व करूंगा तो 3/2 माइनस 0 तो ये 3/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? -3/4, कितना हो गया? -3/4 प्लस 3/4, 0 आ जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन हो गया। तो देखिए कैसे हम एक एक मिनट में इस प्रकार के सवाल को सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक, मतलब क्वेश्चन की डिमांड देखो और एडजस्टमेंट करो। आप यहाँ पे ना मैंने 60 60 60 लिया, आप 90 45 45 भी ले सकते हो, है ना। तीनों का जोड़ 180 होना चाहिए था बेसिकली, है ना। तो आज हमने डिटरमिनेंट के बेसिक क्वेश्चन, है ना, बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए, साथ ही साथ में जो क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक के मेथड से हो सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया, है ना। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इसका वो हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, जो कि इंपॉर्टेंट है, अप्लाई करनी आनी चाहिए प्रॉपर्टी, कब कहां पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं आप डिटरमिनेंट की, वो मैं कल आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ बताऊंगा साइमल्टेनियस लीनियर ऑफ इक्वेशन, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट, तो कैसे हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ट्राइवियल सॉल्यूशंस, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशंस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिटरमिनेंट चैप्टर का। आप समझ लीजिए कि डिटरमिनेंट पे अगर जेईई की प्रॉब्लम बनेगी तो 80% चांसेस है कि साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से बनेगी।
सो आई होप आपको आज का लेक्चर, बेसिक लेक्चर था डिटरमिनेंट के ऊपर, समझ में आया होगा अच्छे से। शॉर्ट लिस्ट जो मैंने आपको बताई आपने अच्छे से सीखी होगी। और अब हम बातें करेंगे नेक्स्ट, जो भी बात होगी हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।